देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, यदि सम्मिश्र संख्या z इक्वल 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 माइनस 3 आयोटा, तो इस पार्ट को हमें क्या बनाना है, सबसे पहले ध्रुवीय रूप में चेंज करना है और उसके बाद इसका मापांक और इसके पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें अपने पास वही सेम प्रोसेस बना के लाना है जैसा हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इक्वल आपको दे रखा है 1 प्लस के 2 आयोटा बाई 1 माइनस के 3 आयोटा। अब हमें क्या करना है, इस वाले पूरे पार्ट को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज करना है और फिर उसको कृमित युग में ले जाकर और हमें क्वाड्रेंट देखना है कि किस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास r और थीटा की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर की संयुग्मी लेंगे, हर की संयुग्मी लेने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने पास क्या हो, नीचे वाला पार्ट जो आयोटा फॉर्म दे रहा है उस आयोटा फॉर्म को हम गायब कर सके और इस पूरे पार्ट को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज कर सके। ठीक है, तो z अपने पास बना 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 माइनस के 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस के यानी 1 प्लस के 3 आयोटा 1 प्लस के 3 आयोटा। ठीक है, हमने इसका कंजुगेट ले लिया तो इसका क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज होता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 प्लस आयोटा और 1 प्लस के 3 आयोटा बाई, देखो ये वाला जो पार्ट है आपको क्या देगा, ये वाला पार्ट देगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस, तो दोनों पार्टों में माइनस प्लस आ रहा है। इस केस में अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी पहले की कंडीशन माइनस 3 आयोटा की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 के साथ करें टोटल पार्ट को, तो 1 प्लस के 3 आयोटा, अगर 2 आयोटा को करेंगे तो प्लस के 2 आयोटा और ये हुआ प्लस के 6 आयोटा स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से अपने पास क्या बना, इस वाले पार्ट में ये बना 1 और ये बना अपने पास 9 आयोटा स्क्वायर। क्लियर, हमने इन दोनों पार्टों को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। नीचे वाले पार्ट में हमने एक फॉर्मूला लागू किया है और वो फॉर्मूला अपने पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू बनकर आई। अब यहाँ पर अपने पास देखो ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 पुट कर सकते हैं, तो अपने पास जो कंडीशन है वो क्या बनकर आएगी, देखो z अपने पास बनकर आया, देखो यहाँ से टोटल पार्ट बना अपने पास 1 प्लस के 5 आयोटा, क्योंकि अपने पास ये 2 आयोटा और ये 3 आयोटा, और यहाँ से बन जाएगा माइनस के 6 बाई, और ये बना अपने पास 1 माइनस के 9 और माइनस के 1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या बनी अपने पास -1। क्लियर, तो यहाँ से अपने पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने और ये वाली वैल्यू क्या बनकर आई अपने पास माइनस के 5 और प्लस के 5 आयोटा बाई 10। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो -5/10 प्लस के 5/10 आयोटा इस प्रकार से बनकर आया। और ये वाला पार्ट अपने पास क्या बना, -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, जो z बनकर आया अपने पास। ठीक है, यहाँ से अपने पास जो z बना है वो आपके पास, अब हमें चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्रुवीय रूप बनाने के लिए जो अपना ध्रुवीय रूप था वो अपने पास क्या था, उस पार्ट को हमने लिखा था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उस पार्ट को हम इसकी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास सम्मिश्र संख्या z का ध्रुवीय रूप, यानी मान लेते हैं इस पार्ट को हम इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये वाला पार्ट बनकर आया और इस वाले पार्ट के हम कंपैरिजन करेंगे, कौन सा पार्ट अपने पास, इस वाले के साथ, तो अपने पास क्या बनकर आएगा, r cos थीटा, यानी वास्तविक भाग को वास्तविक और काल्पनिक भाग के साथ जाएगा, यानी हम वास्तविक और काल्पनिक भाग की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर देखो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो क्या होगी, ये होगी r cos थीटा इक्वल -1/2 और दूसरा पार्ट अपने पास बना r sin थीटा इक्वल 1/2। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास दो वैल्यू बनकर आई। अब इनको आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आई r cos थीटा इक्वल -1/2 और r sin थीटा इक्वल आई 1/2। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इन इक्वेशंस को नाम दे दें और नाम देने पर इसकी इक्वेशन से हमें r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आया, r cos थीटा इक्वल आया -1/2, जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। दूसरा पार्ट अपने पास r sin थीटा
इक्वल 1/2 और जिसको हमने नाम दिया सेकंड, ठीक है, इक्वेशन। और इस प्रकार से अपने पास इक्वेशन और 1 2 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू। और जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था आर ध्रुवीय रूप, और उस केस में अपने पास जो भी प्रोसेस अप्लाई किया था उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी हमें आर हर हाल में बचा के रखना है और जो थीटा है उसको रिप्लेस करना है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों पार्टों का वर्क करके हम जोड़ें तो ये आपको कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। इस प्रकार से अपने पास थीटा क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। और जब थीटा रिप्लेस होगा तो वैल्यू टोटल किस में बचेगी, आर में। तो इस प्रकार से हम आर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास समीकरण 1 और 2 का वर्क करके हम इसको जोड़ सकते हैं। समीकरण 1 या 2 का वर्ग करके जोड़ने का, तो देखो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनेगी, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर आप ध्यान दें कि अपने पास जो राइट में अपने पास ऐड होगा लेफ्ट में। यानी कोई भी संक्रिया अगर अपने पास दो पक्ष के फॉर्म में है, ठीक है, यानी दो पार्ट के फॉर्म में है, तो उसका जो राइट के साथ टकराएगा, लेफ्ट के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ का जो राइट है आर कोस थीटा और यहाँ का जो राइट है वो आर साइन थीटा है। दोनों का हम वर्क करें तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और इस वाले पार्ट का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आई, देखो क्या बनी, इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से अपने पास पार्ट में हम आर स्क्वायर कॉमन ले तो ये बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ये बना 1/4 प्लस 1/4, क्लियर। यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी आर स्क्वायर और ये वैल्यू अपने पास क्या लिख सकते हैं, इसको 1, और ये 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1/2। तो यहाँ से हमने एक पार्ट यूज किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। यहाँ से हमने ये वाला पार्ट यूज किया। अब हमें इसको क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, आर स्क्वायर की वैल्यू, और आर स्क्वायर की वैल्यू बनी 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं आर इक्वल 1/√2, ठीक है। प्लस माइनस की कंडीशन में आएगा, लेकिन मोड जेड जो वैल्यू होती है, मोड जेड जो वैल्यू होती है वो अपने पास क्या होगी, आर के इक्वल होगी। यानी हम जानते हैं ऐसा पार्ट कि चूंकि आर इक्वल होता है मोड जेड, ठीक है। तो इस कंडीशन में आर की जो वैल्यू होगी यानी मोड जेड की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी 1/√2 होगी, क्लियर। इस प्रकार से अपने पास जो आर की वैल्यू आई, लेकिन अभी हमारे पास क्या नहीं है, थीटा का फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो हम वापस कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाएंगे और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस फॉर्म में हमने उसको पाया था यानी a + i b के फॉर्म में, उसको सबसे पहले क्रमित युग में चेंज करके लाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, चूंकि सम्मिश्र संख्या z जो आपके पास था 1 + के 2 आयोटा बाई 1 - के 3 आयोटा, इसको हमने चेंज करके क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था -1/2 + 1/2 आयोटा लिखा था, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास इसका जो वास्तविक भाग है वो -1/2 और जिसका काल्पनिक भाग है वो क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसको हम क्रमित युग्म में भी लिख सकते हैं, क्रमित युग्म के रूप में। लिखने पर देखो यहाँ से अपने पास जो z बना वो उसका क्रमित युग्म बना -1/2 प्लस 1/2 बनकर आया, लेकिन हमें अपने पास किसको अप्लाई करना है, वही इक्वेशन 1 और 2 को अप्लाई करना है, यानी डिवाइड की कंडीशन जाना है जिसका थीटा की वैल्यू डिफाइन होगी। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ a की वैल्यू तो है -1/2 और b की वैल्यू क्या है, 1/2। इसका हम यूज करेंगे थीटा के लिए, क्लियर। देखो अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो समीकरण है, समीकरण 2 में हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 का भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आएगा, देखो r sin थीटा बाई r cos थीटा इक्वल ये बना अपने पास 1/2 बाई -1/2, ऐसा बनकर आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास tan थीटा इक्वल क्या बनेगा, -1, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट रखना है, तो थीटा इक्वल क्या बनाएगा अपने पास, tan इनवर्स -1, या इंप्लाइज लिखते लिखें थीटा इक्वल tan इनवर्स mod 1, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो थीटा की वैल्यू आई वो क्या है, π/4,
इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या हम इसका यूज नहीं करें तो इस वाले पार्ट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे माइनस वाला पार्ट है तो इस माइनस वाले पार्ट को हम ऐसे पार्ट में ले जाएंगे ताकि अपने पास ये माइनस को इग्नोर कर दे। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इस प्रकार से ये वैल्यू निकालनी है। और अगर हम इसका यूज नहीं करें तो भी हम कैसा कर सकते हैं, तो भी हम a और b की वैल्यू यानी थीटा इक्वल tan इनवर्स b बाई a से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी, इस कंडीशन से भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हमने इससे नहीं निकाला है, हमने कौन से पार्ट से निकाला है, हमने डायरेक्टली इसका डिवाइड करके निकाला है, जिस प्रोसेस से हमने इसके टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, तो अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई π/4। अब देखो हम इसकी बात करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है वो अपने पास क्या दे रखा है, ये पार्ट दे रखा है। तो अपने पास जो z है यानी सम्मिश्र संख्या z, सम्मिश्र संख्या z किस क्वाड्रेंट में अपने पास, सेकंड में, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, जिसका कोणांक क्या होता है थीटा माइनस के यानी पाई माइनस के थीटा। ठीक है, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो थीटा अपने पास आया वो वैल्यू बनी π/4। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बना पाई माइनस π/4, तो वैल्यू बनी अपने पास 3π/4, ये वाली वैल्यू बन गई। अब ध्रुवीय रूप जो बनेगा, एक्चुअल में अपने पास जो कोणांक आया वो आया 3π/4, और ध्रुवीय रूप जो बनेगा r की वैल्यू भी हमारे पास है 1/√2 और थीटा की वैल्यू अपने पास 3π/4। ठीक है, तब सम्मिश्र संख्या z का ध्रुवीय रूप, और वो अपने पास पार्ट क्या था, r cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं और r की वैल्यू पुट करें तो अपने पास ये रूप बना, ये तो था 1/√2 और ये बना अपने पास cos 3π/4 प्लस के आयोटा साइन 3π/4, और यही अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप था। और इसको हमने क्या बोला था, r को इसका मापांक था, और अपने पास जो कोणांक है वो कितना है 3π/4 है। क्लियर।